हाय एवरीवन। हाय मोनी, अंकुर उपाध्याय जी, नेहा, गौरव, राजेंद्र जी, नेहा जी, कैसे हैं? एक मिनट दीजिए, बस एक मिनट, 1 मिनट। राजेंद्र जी, एक मिनट। तो वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। कल मैं अंकुर दुबे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? सो हमारे एमसीक्यू सेशन में मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं अन अकेडमी पर। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे और मेरी टीम के वीडियोस देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। सो दोस्त, मेरे वीडियोस और मेरी टीम से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी टीम है जो आपके लिए एमपीपीएससी और व्यापम के सारे वीडियोस आपके लिए बनाती है, टू द पॉइंट सारे वीडियोस लेकर आती है। तो आप हमारी टीम के और मेरी वीडियोस दो चैनल्स पर देख सकते हैं। एक है हमारा चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम और दूसरा है अभियान। तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो अलग अलग चैनल्स पर यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं। सेम नेम से ही हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा हुआ है। तो आप इन टेलीग्राम चैनल से इन सभी वीडियोस की पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा, बाकी की जो यूनिट्स थी उनकी पीडीएफ मैंने आपको अभी शेयर की हुई है। थोड़ी सी ही देर हुई है अभी आपको पीडीएफ मिली। आप लोगों को किस किस को नहीं मिली है बता दो एक बार दोस्तों। जिनको नहीं मिली होगी तो उन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं देखा होगा। हाँ, माइक लगा लिया मैंने। ठीक है, ओके। तो प्लीज सारी की सारी वीडियो पीडीएफ ले लेना, कल वाले टेस्ट की और आज वाले की। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ थी मैंने उनको भेज दिया है और उसमें जो आप लोगों ने मुझे करेक्शंस के लिए क्वेश्चंस भेजे हुए थे दोस्त, वो सारे के सारे ठीक सही देख लिए, चेक कर लिए, वो सही है। जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन पूछा गया था सुषमा जी के द्वारा कि एससी एसटी में सबसे बड़ी सजा क्या होती है, दोस्त मृत्यु दंड ही उसमें सबसे बड़ी सजा होती है। कुछ ने अलग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए थे, ठीक है, कि 2011 में, ठीक है, कितनी हमारे शिक्षा का रेशो था, तो वो हमने सारे वेरीफाई करके मैंने आपको एग्जैक्ट पीडीएफ दिया है जो आपके डाउट्स थे। सो पीडीएफ में डाउट मत करिएगा, बिल्कुल वेरीफाइड करके मेरे द्वारा भेजे गए। अगर एक दो क्वेश्चन कभी निकल पाते हैं तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूं, क्योंकि एक्यूरेसी कई बार मैं तो क्या एमबीपीएससी भी नहीं दे पाता है। तो बट हाँ, यूजुअली आप देखोगे 100 में से एक आध दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है दोस्त। अब मेरे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज मैं आपको लेकर आने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स एमपीपीएससी में मेंस एग्जामिनेशन। मैं आपके लिए जो अपना कोर्स लेकर आने वाला हूं दोस्त, उसमें मैं आपको आंसर राइटिंग करवाने वाला हूं। ठीक है, डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे और मैं आपको अपनी आंसर कॉपी भी शो करूंगा उसमें कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना चाहिए था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बहुत जल्द आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अलग अलग आपको सेपरेट आंसर राइटिंग्स के मिल जाएंगे। आंसर जो सेशंस हमारे स्टार्ट होंगे, तो जो अभी वाला फोकस कर रहे हैं वो भी, और इसके साथ साथ जो आने वाले एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं वो भी, तो यहां पर वो मेरे इन सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज होंगे सारे के सारे दोस्त, वो होंगे पूरे के पूरे हमारे प्लस एग्जाम पर। ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए, प्लस पे वो सारे के सारे कोर्सेज आप देखिए, क्योंकि प्लस पर ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो फ्री क्लासेस में नहीं होती है। तो पहले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो दोस्त। ठीक है, आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो या किसी दूसरे की भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्लस पर कुछ बैचेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली आपको बता दूं, हम लोग मार्च के महीने में लगभग 14 बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। 14 बैचेस आपको मिलेंगे, जिसमें एक कांस्टेबल का बैच यहाँ पे आप देख सकते हो। 26 तारीख को हमने ये वाला बैच शुरू कर दिया था जो फुली कांस्टेबल के एग्जाम के लिए डिवोटेड है। जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं प्लस टीम के, वो सारे के सारे यहाँ पर इसमें टीच करते हैं। दूसरा, सब इंस्पेक्टर का बैच हमने स्टार्ट किया है, और इसके साथ साथ पीएससी का भी 10 महीने का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो दोस्त, ये कुल मिलाकर हमने 15 बैचेस यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन एक बैच आपको मिलेगा, तो प्लीज आप इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे बैचेस आपके लिए होने वाले हैं। ओके, तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास अनअकैडमी की एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। ओके, उसके बाद अगर आपने पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो आप उसको मेरे कोड से अनलॉक कर सकते हो। यूज करें इस कोड को ADYT। ठीक है, एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी। अनलॉक होने के बाद आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन को अनलॉक कर लो, ठीक है, फ्री वीडियोस देखो। फिर जब आपका मन भर जाए, अब आपको लगे कि हाँ आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो यहाँ सेम कोड आप यूज कर सकते हो सब्सक्रिप्शन पे। 1 साल या 2 साल का बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। 1 साल के लिए 7,500 रुपए, 2 साल के लिए 11,500 रुपए। ठीक है, मेरे कोर्सेज के बारे में बता दूं तो ये है दोस्त मेरा पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरे कोर्सेज में आपको करवा रहा हूं 1 से लेके 10 तक।
इसमें बस केवल यूनिट 7 का साइंस वाला पोर्शन बस मैं छोड़ दूंगा, बाकी पूरा का पूरा मैंने पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी अपडेटेड। यूनिट 7 की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है, 177 पेज हैं दोस्तों उसमें, प्लीज डाउनलोड करो टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, वहां पर मैंने आपको पीडीएफ सेंड की हुई है यूनिट 7 की, कहीं भी मार्केट में भी नहीं है दोस्त, टू द पॉइंट जैसा सिलेबस में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरी पीडीएफ डिजाइन की है, क्योंकि टॉपिक भी बड़ा है तो पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी होगी। 177 पेजेस हैं, ज्यादा नहीं कहलाते हैं दोस्त, 100 रुपए में प्रिंट आउट निकल आएगा आपका जाके, और आप आराम से दोस्त पीडीएफ का फायदा लो, ठीक है। यूनिट 7 कह रहा हूं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको यूनिट 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, इसके साथ साथ यूनिट 6 दे दिया है, यूनिट 7 दे दिया और 10 दे दिया, 6 यूनिट्स मैंने आपको दे दी हैं। कल कोशिश है मेरी कि कल आपको यूनिट 5 भी मिल जाएगी, तो कल तक यूनिट 5 भी हिंदी वालों को मिल जाएगी, तो 7 पीडीएफ्स मैं आपको अवेलेबल करा चुका हूं, ठीक है। अब बचा केवल 8 और बस 8 ही बचा और 9 बचा, खत्म, बाकी सारे के सारे तो हो गए आपके, ठीक है। अब फिर इसके बाद करूंगा इंग्लिश मीडियम पे फोकस, तो प्लीज इन सारे के सारे पीडीएफ्स को देखना। कल हमारी लास्ट क्लास है 7 बजे एमसीक्यूज की, तो उसकी जगह अब हमारे जो 2 चैप्टर बचे हैं यूनिट 5 के, उनको हम शुरू करेंगे सुबह 7 बजे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या क्या कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट करा दी है, इसके केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं ये। अब जो अगली क्लास शुरू होने वाली है वो होने वाली है यूनिट 4, 6 और 10, साइमल्टेनियसली ये क्लासेस रन करेंगी, बहुत जल्द आपको टाइम टेबल बता दूंगा कब हम रन करने वाले। इनके अलावा केवल यूनिट्स कवर नहीं कराना, क्योंकि पढ़ाने से कभी भी प्रीलिम्स नहीं निकलता है, प्रीलिम्स निकलता है आपके सबसे ज्यादा एमसीक्यूज करने पर। मैंने आप लोगों को दोस्त टॉपिक वाइज एमसीक्यूज स्टार्ट किया हुआ है, टॉपिक वाइज डेट मींस हर टॉपिक के 1,000 एमसीक्यू कराना है, मिनिमम कराना है, ठीक है। 1100 हो चुके हैं यूनिट 1 के एमसीक्यूज, काउंट करोगे आप तो ये देखो दोस्त, अभी आज हम कौन से नंबर का टेस्ट कर रहे हैं, 6वें नंबर का कर रहे हैं, डेट मींस कि आज हमारे 600 क्वेश्चंस हो जाएंगे, भले ही यहाँ पे 400 लिखा है, तो ये पुराना थंबनेल है, तो हर दिन 200-300 के हिसाब से यहाँ पे थंबनेल्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 एमसीक्यूज नहीं, 10,000 से ज्यादा कराऊंगा। तो सुबह 10:30 बजे जो एमसीक्यूज होता है उसका टॉपिक है आपका प्रमुख उद्योग पढ़ना है कल आपको, ये वाला आपका टॉपिक रहेगा। 8, 9, 10 3 दिन ये चल रहा है, 20 तारीख तक एमसीक्यूज चलेंगे यूनिट 5 के, बड़ा टॉपिक है, डिटेल से पढ़ रहे हैं। सुबह 7 बजे वाली जो क्लास है कल, इसका लास्ट टॉपिक है, 8 तारीख है, महिला दिवस है सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, हैप्पी वुमेन्स डे अभी से एडवांस में। तो पूर्व मध्यकाल कल आपके लिए ये पढ़ना है, तो ठीक है, कल ये पढ़कर आइएगा आप सभी लोग। तो ये टॉपिक रहेंगे, और फिर बात करें हमारे आज के सेशन की, तो वो है हमारा स्पीडी सेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस करते हैं 40 मिनट में। तो तैयार हो जाओ, जल्दी से थंब दे दो, 10:12 हो रहे हैं, 10:55 पे हम अपने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लेंगे। किसी का कोई डाउट तो नहीं, स्टार्ट करें सेशंस को? हाँ जी, चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने, ये रहा, बताइए बिरहा नृत्य शैली किससे संबंधित है? बताइए बिरहा नृत्य शैली किससे संबंधित है? गुड इवनिंग सभी के लिए। करंट अफेयर 19 का भी पढ़ना पड़ेगा, 19 का नहीं पढ़ना पड़ेगा अंकुर जी, केवल आपको 20 का पढ़ना है। यूनिट 5 की पीडीएफ राजेंद्र जी कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। न्यू यूनिट राजेंद्र जी परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बघेलखंड से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है? बता दो चलिए दोस्तों। बताइए, ठीक है, मैं विभिन्न संविधान संशोधन की लिस्ट आपको भेज दूंगा, डोंट वरी। तो दोस्तों इसका आंसर है बड़ा सिंपल सा, बालाघाट, ठीक है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको बालाघाट का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री पुलेला का संबंध किस खेल से है? गायत्री पुलेला जी कौन सा खेल खेलती हैं बताइए दोस्त। पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, ठीक है, वहां पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों गायत्री पुलेला जी हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित रही हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले जी किस देश की यात्रा पर गए थे? देखो दोस्तों मुझे आपको 100 क्वेश्चंस कराने हैं, तो ये होता है दोस्त हमारा स्पीडी राउंड। स्पीडी राउंड में डेट मीन्स कि 100 क्वेश्चंस हम फटाफट यहाँ पे करेंगे विदाउट रुके हुए। तो यह भी तो इसी चीज की, यही तो खासियत है इस क्लास की, ठीक है। तो डियर इसका आंसर है हमारा जिबूती, पहली बार उन्होंने जो यात्रा की थी वो जिबूती की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, 36 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्त इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड के कारण। आपको ये बताना कहां पे होना था, ये पोस्टपोन हो चुका है हालांकि ये कोविड के कारण,
बट स्टिल कहां पे होना था ये, बताइए दोस्तों। सो डियर इसका आंसर है गोवा। गोवा में हमारा ये 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना था, गोवा में, पोस्ट पॉइंट है पर। नेक्स्ट, फरेल का नियम किससे संबंधित है? फरेल का नियम संबंधित किससे है? रीना, प्रीति, विजय, मोहित, ओमती जी बताइए। पवनों की दिशा से, समुद्र की गति से, ग्रहों के, ठीक है, घूर्णन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो माय डियर इसका आंसर है फरेल का नियम, पवनों की दिशा से संबंधित आपको यह नियम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस नगर में देश में प्रथम सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई? कुछ मेरे पास कमेंट्स आए थे दोस्तों के। दोस्त आपको बता दूं, हम एफएलटी कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारी चीजों को कंबाइंड कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आपको, है ना, कम मिलेंगे। कई बार ऐसा होगा कि ज्योग्राफी के ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसा होता है एमपीपीएससी एग्जाम में कि कभी एससी एसटी के आप क्वेश्चन देखोगे तो 20-21 आएंगे, कभी देखोगे तो 4-5-6 आएंगे। तो पूरा का पूरा आप ऐसा मत सोचा करो कि इस चीज के क्वेश्चन नहीं, एफएलटी सेशन से कभी कभी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं किसी सेक्टर के। ओके, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सेलिंग स्कूल की स्थापना कहां की जा रही है? तो इसका आंसर है डी, भोपाल में। नेक्स्ट बताइए, जीएम फसलों को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि, जीएम फसलों को हम बढ़ावा क्यों देते हैं, क्या कारण है जीएम फसलों को बढ़ावा देने के लिए, बताइए दोस्तों। सोडियो इसका आंसर बताइए क्या है? तो उपरोक्त में से सभी इसके कारण है, ठीक है। रोग प्रतिरोधक होते हैं, सूखे, बाढ़ व पाले में नष्ट नहीं होते, कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरक मुक्त फसलें होती है। इसी कारण से आप देखोगे कि अभी रिसेंटली, है ना, जीएम फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट बताएं, गुप्तोत्तर कालीन अंतिम हिंदू प्रतापी शासक कौन था? गुप्तोत्तर मतलब गुप्ता काल के बाद, ठीक है। ऐसा कौन सा हमारा सबसे प्रतापी हिंदू शासक रहा है, कौन रहा है? गौरव, गायत्री जी बताइए कौन है? सो माय डियर इसका आंसर मिलेगा आपको बी, हर्षवर्धन। गुप्तोत्तर कालीन के बाद सबसे प्रतापी जो राजा रहा है वो रहा है हमारा हर्षवर्धन। नेक्स्ट बताएं, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति, ठीक है, ये आपको बिल्कुल गवर्नर जनरल और उनके टाइम पीरियड याद रखना है। मैंने आपको अपनी प्लस क्लास में डिटेल से समझाया कि कौन सा गवर्नर जनरल किस चीज से संबंधित था, तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गवर्नर जनरल और उनका टाइम पीरियड। सो डियर इसका आंसर है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट बताएं, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन है? किसने ये किताब लिखी थी दोस्त, कितनी नावों में कितनी बार? मैथिली शरण गुप्त जी ने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, या फिर अजय ने? सो माय डियर इसका आंसर है डी, अजय। तो कितनी नामों में कितनी बार जो किताब लिखी गई थी वो अजय के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को प्रभावशाली हुआ था? दोस्तों आज एफएलटी का हमारा 6 नंबर का लेक्चर है, ठीक है, मतलब 600 क्वेश्चन आज हो जाएंगे हमारे। अगर मैंने 20 दिन भी आपकी ये क्लास चालू रखी, 25 दिन, दैट मीन्स हमने 3000 क्वेश्चन कर लेने इसके, और ये क्लास आई गेस बंद नहीं होगी, कंटिन्यू चालू भी रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्त 28 सितंबर। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, कब चालू हुआ था? 28 सितंबर को चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एंथ्रोबिया डर है, देखा है आपने? एंथ्रोबिया, फोबिया होता है जो किसी चीज से एक डर होता है, ठीक है, किसी को पानी से, किसी से ऊंचाई से। तो जो एंथ्रोबिया होता है वो किस चीज का डर है? अधिकारी का, पुष्पों का, अग्नि का, या कुत्तों का? कुछ लोगों को कुत्तों से भी डर लगता है ना, फोबिया होता है। तो जो एंथ्रोबिया होता है दोस्त वो पुष्पों का डर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ क्यों? दो 2018 में या 19 में आपको एक क्वेश्चन पूछा था ना कि राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा आधिकारिक तौर पर इनकी राजधानी, ठीक है, कब घोषित किया गया था? ये शायद 18 या 19 में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था आपको, तो इसका आंसर था नवंबर या दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 नवंबर को अमेरिका ने जेरूसलम को राजधानी घोषित किया था उनकी, ठीक है। तो दोस्त चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, ठीक है, हर किसी के लिए दोस्त एक पर्वत स्थल या जेरूसलम माना जाता है, ठीक है, इसीलिए दोस्त यहाँ पे काफी लड़ाई भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा हिंदू पर्व है
जो थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाती है? होली हो गया, नाग पंचमी हो गया, दीपावली हो गया या दशहरा हो गया? सो डियर इसका आंसर है बी, दीपावली। तो थारू जनजाति द्वारा जो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है वो होता है हमारा दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इनके लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। हम सभी जानते हैं ये बुक बहुत फेमस बुक है, ठीक है, बहुत फेमस बुक है, इंडिया आफ्टर गांधी। किसने लिखी थी दोस्तों किताब? तो दोस्तों रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा है ना, इस किताब के लेखक रहे हैं। तो इन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी किताब लिखी हुई थी। नेक्स्ट बताइए दोस्तों, पंचधारा योजना का संबंध किससे है? पंचधारा जो योजना है उसका संबंध किससे मिलेगा? नदी जोड़ो योजना से, बाल सुरक्षा से संबंधित है, कुपोषण से संबंधित है या नारी कल्याण एवं शिक्षा से संबंधित है? ये किससे संबंधित है ये योजना? बताइए गौरव शाह जी, क्या आंसर है? तो दोस्तों इसका आंसर है, ठीक है, डी, नारी कल्याण एवं शिक्षा से संबंधित जो योजना मिलेगी वो है हमारी पंचधारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमराज क्या है? क्या ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, भारतीय सैनिकों के लिए, या फिर ये भारतीय सैनिकों की एक संबंधित योजना है, सड़क योजना संबंधित ऐप है, या फिर रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए चलाया गया कोई अभियान है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, भारतीय सैनिकों के लिए ये जो एक एप्लीकेशन बनाई गई थी उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे हमराज। नेक्स्ट बताएं, हमराज एक मूवी भी आई थी। ज्यादातर ईमेल प्रोग्राम ईमेल में 2 भाग अपने आप पूरा करते हैं। ज्यादातर ईमेल प्रोग्राम देखोगे कौन से वो 2 भाग है जो ऑटोमेटिकली वो अपने आप पूरा कर लेते हैं? फॉर्म और बॉडी, फॉर्म तथा दिनांक, फॉर्म तथा टूल, या फिर फॉर्म तथा सब्जेक्ट। ईमेल तो आप लोग करते होंगे तो आपको पता होगा 2 पार्ट्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, और वो कौन कौन से हो गए? फॉर्म तथा दिनांक। डेट वगैरह आपको मेंशन नहीं करनी पड़ती, जब आप किसी को मेल करते हो फॉर्म और डेट है ना ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एमपीपीएससी आपसे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार पूछता है। कौन थे? गांधी जी, नेहरू जी, ठक्कर बापा या फिर पटेल साहब? सो डियर बहुत सारे लोगों ने गलत लगाया है, इसका आंसर सही किसने लगाया है? लेट मी सी। तो दोस्तों इसका आंसर तो है सी, ठक्कर बापा। किसी ने भी सही नहीं दिया। सूरज जी वेरी गुड, कबीर जी ने सही आंसर करा है, वेरी गुड कबीर, ठीक है। उसके बाद सही आंसर कम आए हैं, तो देखिए प्लीज जिन्होंने ऑलमोस्ट 95% मेजोरिटी ने इसका आंसर गलत किया है, प्लीज अब मत करिएगा, ठक्कर बापा जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, भीलों के घर समूह को क्या कहते हैं? भीलों के घर समूह को क्या कहा जाता है? मासा, टोला, फाल्या या हाल्या? अब तो सभी सी लगा रहे हैं ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, दैट इज रॉन्ग। सो दोस्त इसका आंसर है डी, फाल्या, ठीक है। तो भीलों के घर समूह को हम फाल्या कहते हैं, हाल्या नहीं होता, फाल्या होता है। नेक्स्ट बताइए, रानी नागफनी की कहानी की रचना किसने की थी? बड़ी फेमस कहानी है, बचपन में हम लोग बहुत ये कहानियां सुनते थे, ठीक है। दादी नानी तो कहानी के लिए फेमस होती थी। तो दोस्तों नागफनी की जो कहानी बताइए किसने लिखी है? किस किसने सुनी होगी? स्कूल में तो आया गया सबने, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी इस कहानी को। तो डियर इसका आंसर है बी, हरिशंकर परसाई जी, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी की ये रचना रही है ना, रानी नागफनी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था दोस्त? सुभद्रा कुमारी चौहान जी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। इन्होंने, इस कविता ने इनको अमर कर दिया है दोस्त, अमर। 100 साल के आसपास होने वाले हैं, हम इनको आज याद करते हैं, और आने वाले भी दोस्त कई शताब्दियों तक इनके नाम को और इनकी कविता को और इनकी कविता में जिसका जिक्र किया गया है उसको हमारा भारतीय इतिहास कभी नहीं भूलेगा। तो इनका नाम है दोस्त, ठीक है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरीय जलधारा है? आपको ओशन करंट बताना है, कोल्ड ओशन करंट कौन सा है? कैनरी धारा है, ब्राजील है, गल्फ है या फिर क्रोएशिया धारा है?
देखो अभी कुछ लोग फालिया आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक बार वीडियो बंद करके दोबारा चालू करो, आप लोग की स्ट्रीमिंग बहुत पीछे चल रही है अभी, जो जो लोग फालिया आंसर कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार क्लोज करो वीडियो और दोबारा से चालू करो। तो मेरी स्ट्रीमिंग और आपकी स्ट्रीमिंग में केवल 7 सेकंड का अंतर होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर है कैनरी धारा। तो ठंडी जलधारा कौन सी मिलेगी आपको? कैनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से हम जानते हैं, ठीक है, निवासियों को। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य रूप से मूल निवासी, जैसे हमारे भारत में हम ड्रिविडियंस भी बोलते हैं, आर्यंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते थे? किकुस्कू, माओरी, ठीक है, एब्रोजिन्स या पाउंडपिया। तो दोस्त इसका आंसर है हमारा, ठीक है, एब्रोजियंस। माओरी तो न्यूजीलैंड के लोगों को कहा जाता था, ठीक है, तो कुछ लोग मुझे पता है इसका आंसर डी लगाएंगे। तो दोस्त ये हमारे अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल मैंने भारतीय पुरुष बताया था आपको, ठीक है, एशिया का नोबल जिसको कहा जाता है। कौन थी हमारी पहली भारतीय महिला जिन्होंने इस पुरस्कार को हासिल किया था? सूर्य, हम सभी जानते हैं, हम सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जितना हम उनसे प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो हमसे प्यार किया करती थी। दोस्त मदर टेरेसा, नाम ही है उनका मदर टेरेसा, ठीक है। ना जाने कितने बच्चे रहे हैं जिनको कभी माँ का प्यार नहीं मिला है, उनको मदर टेरेसा ने अपना प्यार दिया। तो दोस्त इनके लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बताइए, फसल चक्र अपनाने से क्या होता है? बेसिकली जो फसल चक्र जिसको हम अपनाते हैं उससे होता क्या है? क्या भूमि में फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, भूमि में जल चक्र की मात्रा बढ़ जाती है, या फसलों में कीड़ों द्वारा हानि को रोका जा सकता है? क्या होता है फसल चक्र से? सो माय डियर, इसका आंसर है ए, ठीक है, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अलग अलग किस्म की हम अलग अलग फसलें उगाते हैं, जायद की फसलें हो गई, रबी की हो गई, खरीफ की हो गई, तो उससे क्या होता है, भूमि की जो उत्पादन शक्ति है, उर्वरक शक्ति होती है, उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद जी किस विभाग के थे? जब नेहरू जी ने कैबिनेट अपनी अंतरिम सरकार का गठन किया था तो उसमें लगभग 14 मंत्री हुआ करते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, उस समय कौन सा विभाग दिया गया था? शिक्षा, श्रम, खाद्य या स्वास्थ्य? इसका आंसर है खाद्य एवं कृषि विभाग। शिक्षा विभाग तो अबुल कलाम जी को मिला था, श्रम विभाग तो बलवीर जी के लिए शायद मिला था, ठीक है ना, नहीं, जगजीवन जी के लिए मिला था आई गेस श्रम विभाग, ओके, तो इनको मिला था खाद्य विभाग। नेक्स्ट बताएं, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई? आज जो आप देखते हो ग्रामीण प्रशासन में, पंचायती राज सिस्टम में, तो कौन सी ऐसी कमेटी थी, समिति थी, जिसने पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय, दिवाकर या उपरोक्त में से कोई नहीं? सो माय डियर, इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। 1956 में इन्हीं की अनुशंसा पर, ठीक है, जो आप ग्रामों में और नगरों में जो आप देखते हो त्रिस्तरीय निकाय है, वो इन्हीं की अनुशंसा पर चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? जैसे दोस्त हमारा संविधान बना था कुछ टाइम बाद ही 1951 में उसमें पहला संशोधन किया गया था। तो ये जो संशोधन हमने पहला किया था ये किस चीज से संबंधित था? ठीक है, बताइए। देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से? तो इसका आंसर हो गया कुछ राज्यों में कृषि भूमि सुधार से संबंधित ये रहा है। तो कुछ राज्यों में किसी भूमि सुधार करना था, तो इस कारण से जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम इससे संबंधित था। नेक्स्ट बताएं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में किस क्षेत्र में धरने प्रदर्शन पर रोक है? अब बताइए दोस्त, कुछ टाइम पहले कहां पर धरना नहीं दिया जा सकता था? बाकी सब जगह धरना देते थे लोग, ठीक है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए। कौन सी जगह थी? जंतर मंतर, इंडिया गेट, नोएडा या लाल किला? कहां पर धरना की अनुमति नहीं थी? तो दोस्त इसका आंसर है बी, जंतर मंतर। जंतर मंतर में धरने की अनुमति नहीं थी दोस्त, क्योंकि ये एक पुरातात्विक स्थल के अंतर्गत आ जाता था। ठीक है, गए होगे दिल्ली जाओ तो जरूर देखना दोस्त, जंतर मंतर वहीं बना हुआ है, ठीक है, राजेंद्र चौक के पास में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, किस देश में हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जहाज का निर्माण किया गया है? परमाणु ऊर्जा से दोस्त जहाज चला दिया इन्होंने। टेक्नोलॉजी तो देख, टेक्नोलॉजी से याद आया, आज आप लोगों ने मंगल ग्रह की फोटो देखी होंगी ना, बहुत प्यारा लग रहा था, है ना, जो रोवर छोड़ा था नासा का, बड़ा अच्छा सा तो नाम था उसका, मिस हो गया ऑप्शन में आएगा तो सही टिक करूंगा। तो दोस्त इसका फोटो भेजी है उसने, ठीक है, 1000 किलो वजनी वो रोवर है और लगभग उसमें 24 कैमरे लगे हुए हैं, उसके पहली फोटोग्राफ्स आ गए हैं। तो दोस्त इसका आंसर है रूस। रूस ने भेजा सबसे पहले यहाँ पे परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जहाज का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं,
निम्न में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? क्या नाम था उसका? भैया जी याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी भेजा है नासा ने। मेरे भाइयों और बहनों प्लीज उसको याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसका आंसर बताइए दोस्त। तो दोस्त इसका आंसर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दोस्त है ना, रायपुर में पड़ता है दोस्त ये बेसिकली। तो ये हमारे बस्तर क्षेत्र से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष भारत की ऊर्जा क्षमता दोगुनी हो जाएगी? ठीक है, रूम भी लेना है शुभ, और वो भी रेंट पे लेना है। ठीक है, पहले मुझे प्लॉट लेने दो जरूर, फिर मैं वहां पे बनवा के रेंट पे देना शुरू करता हूं। इसका आंसर है 2022 तक दोगुनी क्षमता यहां पर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? बताइए दोस्तों। यूकलिप्टिस, सिकुआ, देवदार, कौन सा है? तो दोस्त सबसे पुराना मिलेगा सीकुआ, सबसे लंबा जीवित वृक्ष। लगभग इसकी 4-4.5 हजार साल उम्र हो चुकी है। हमारे सागर में भी एक वृक्ष लगा हुआ है दोस्त जिसकी उम्र काफी ज्यादा है, हजारों साल बताते हैं, बॉटनी विभाग में है यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? पेयर में बताना है आपको, ठीक है, पेयर को बाइफरकेट करके, आई मीन। सो दोस्तों इसका आंसर है 20। ठीक है, सॉरी 2 लिख गया है, 20 है। तो आंसर है इसका डी, 20 आपको अमीनो अम्ल की संख्या मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चाइनामैन शब्दावली किससे संबंधित है? जो चाइनामैन शब्दावली है वो किस चीज से संबंधित है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं चाइनामैन किससे संबंधित है, हमारा क्रिकेट से संबंधित है ये, क्रिकेट। ओके, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था क्रिकेट का, शायद आप लोगों को याद होगा, वो बैट्समैन वाला। ठीक है, उसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो क्वेश्चन ये था कि मैच जीतने चाहिए हैं केवल 7 रन, और दोनों प्लेयर उतरे हुए हैं, उनके दोनों प्लेयर्स के हैं 94 रन। ठीक है, अब ना नो बॉल होगी, ना वाइड बॉल होगी, ना कुछ भी होगा, 3 बॉल बची हुई हैं और मैच जीतने चाहिए 7 रन, और दोनों की 100 भी होगी, और दोनों दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, आउट भी नहीं होंगे। तो एक इसके 2 आंसर्स थे, तो ये मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया है, आपको भी इसके क्लास के बाद बताऊंगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्त ठीक है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका आंसर आपको क्लास के बाद बताऊंगा कैसे वो दोनों प्लेयर 100 भी कर लेंगे, ना कोई नो बॉल होगी ना वाइड बॉल होगी, और 94 से उनका 100 तक पहुंच जाएंगे। इसके आंसर्स बताओ दोस्त। सबसे पहले तो क्या है इसका, इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला पहला राज्य था, तो वो था हमारा कर्नाटक। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन की नीति बनाई थी वो कर्नाटक राज्य के द्वारा बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? हमारे एमपी में भी आ चुकी है ये, इंदौर में। पहले तो आईटी पार्क में थी, और अब सुपर कॉरिडोर में इनका बहुत बड़ा ऑफिस बन गया है। अगर आप इंदौर के रहवासी होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। तो दोस्त ये है टीसीएस। टीसीएस ठीक है, सब भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट बताइए। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? साइंस डायरेक्ट, गूगल, अल्टा विस्टा या ऑर्कुट? इसका ये क्वेश्चन ही गड़बड़ रहेगा दोस्त ये, ठीक है। हालांकि इसमें सर्च इंजन पूछा है, तो इसमें आंसर तो ये ए दे रहा है। ऑर्कुट भी दोस्त सर्च इंजन थोड़ी है, ये तो सोशल वेबसाइट है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ही ये गलत है, ऑर्कुट भी सर्च इंजन थोड़ी है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है ये। ओके, नेक्स्ट बताएं। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ मिलेगा दोस्त, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क हमारा कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी मॉनसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है
उत्तर पूर्वी मानसून पूछा है, ठीक है, आपसे दक्षिण पश्चिमी नहीं पूछा है, नहीं तो यहां पे गलत कर दो। तो दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून से जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तमिलनाडु में होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी लौटता मानसून याद होगा आपको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, बताया था मैंने किस तरह से हवाएं आती हैं, किस तरह से यहाँ पे लौट के चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के विचारण की आधिकारिकता निम्न में से किसको है। कौन दोस्त यहाँ पे SC/ST के मामले के बारे में विचार करेगा, विशेष न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या फिर ये थोड़ा सा एरर्स हो रहे हैं क्योंकि आज संडे था, मैं डाल नहीं पाया हूँ, कल दोस्त इसमें मैं MS अपना 16 डलवा लूंगा तो फिर आपको ये एरर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो दोस्त विशेष न्यायालय, ठीक है, आपको पता होगा अध्याय 4 धारा 14 और 15, ठीक है, SC/ST अधिनियम के इन चीजों से विशेष न्यायालय से डील करती है। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी कहां होती है, पैर में, सिर में, हाथ में, या कहीं नहीं होती, ठीक है। टीबिया नामक हड्डी कहां होती है दोस्त, बताइए, तन्वी जी, राहुल, नेहा, सोनम जी, नंदिनी जी। तो दोस्तों इसका आंसर है पैर में, ठीक है, फीमर जांग में होती है, और टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो घुटने के आसपास, ठीक है, वहीं होती है। नेक्स्ट बताइए, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के लेखक कौन है, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के लेखक कौन है दोस्त, चेतन भगत, विष्णु सहाय, है ना, अरुण जेटली जी, या फिर जोएल सोराबाजी। तो इसका आंसर दोस्त बी, विष्णु सहाय जी। तो वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स के लेखक विष्णु सहाय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, कौन थी ऐसी महिला थी पहली जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। क्या महादेवी वर्मा है, या फिर इंदिरा गांधी है, अमृता प्रीतम है, या आशा पूर्णा देवी है। कौन महिला रही है दोस्त जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार हासिल किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी को ही सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, शक्ति स्थल का संबंध किससे है। देखिए दोस्त, हमारे भारत के जितने भी महान नेता रहे उनकी जहां पर भी समाधियां बनाई गई हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो शक्ति स्थल निम्न में से कौन थे जिनकी समाधि स्थल को हम कहते हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर जी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। सो इसका आंसर है दोस्त, देखिए, हमारे भारत की महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं जो 2 बार, वो है इंदिरा गांधी जी। इनके समाधि स्थल को हम शक्तिपीठ के नाम से, शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। शक्तिपीठ अलग होता है, सॉरी, ओके, शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले दोस्त कौन क्रांतिकारी थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिटरली मुझे पता है, इसका मैं देखना चाहता हूं सही आंसर कौन करेगा। 49 के बाद आंसर लिख के बताना प्लीज। प्रदीप, पवन, विशाल, अंबिका जी, लिटरली मैं बहुत देखना चाहता हूं इसका आंसर किसने सही किया हुआ है। सो माय डियर, इसका आंसर सी है, खुदीराम बोस। भाविका जी, विनय, ठीक है, कप्तान रावत जी ने भी सही किया हुआ है ना, क्यूट डॉल, आधिरा, ठीक है। 49 का कबीर सिंह जी, वेरी गुड। मनीषा, रुचि, बिल्कुल सही है। उत्कर्ष, नीता जी। 49 का बी नहीं है, राजगुरु, गलत आंसर। विनय जी बिल्कुल सही है। मोहित गुप्ता जी, वेरी गुड, जिन्होंने सी आंसर किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों खुदीराम बोस जी, ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। वेरी गुड, शिवी जी, वेरी गुड। रूप किशोर जी, वेरी गुड। नीलम, नीरज, प्रिया, राजेंद्र, ठीक है, खुदीराम बोस जी थे, ठीक है। भारत सबसे पहले कौन सा जहाज आया था, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जो जहाज था वो था रेड ड्रैगन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था। भारतीय संविधान सभा थी, उसने सबसे पहले कब अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को। 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी, 26 जनवरी, या 15 अगस्त। सो माय डियर, इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को इस दिनांक को अपनाया गया था। नेक्स्ट बताएं, ब्लड बैंक क्या कहलाता है, ठीक है, हृदय, प्लीहा, वक्र, या फिर यकृत। ब्लड बैंक हम किसको कहते हैं, बताइए दोस्तों। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है, वक्र को कहा जाता है, लीवर को, या हृदय को।
बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्त आया हुआ है। तो इसका आंसर दोस्त सी, प्लीहा। प्लीहा के लिए ही ब्लड बैंक कहा जाता है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हवा की शक्ति तथा गति को मापने का यंत्र कौन सा है? कौन सा ऐसा यंत्र है जो हवा की शक्ति को दोस्त यहां पे मापता है? कौन है? एरोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर? हवा की शक्ति को कौन सा यंत्र मापता है? सो दोस्तों इसका आंसर है डी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ही वो यंत्र है जो हवा की शक्ति को दोस्त यहाँ पे मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। हम सभी जानते हैं दोस्त, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कुछ इसी प्रकार किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, 2 बम गिराए गए थे। तो हिरोशिमा पर कब गिरा था, ठीक है, और फिर उसके कुछ दिन बाद ही नागासाकी पे गिराया गया था, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय आई गेस, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्त 6 अगस्त 1945 और फिर 9 अगस्त। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त, नागासाकी पर 9 आई गेस 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये 2 बम गिराए गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डेली न्यूज समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश के द्वारा होता है? डेली न्यूज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर हमारा प्यारा भारत? कौन है जो डेली न्यूज का दोस्त संपादन करता है, बताइए। सो डियर, इसका आंसर है बी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के द्वारा ही डेली न्यूज का संपादन किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये क्लास डेली इसी टाइम पे होती है, 10 बजे होती है। हम लगभग 40 मिनट में, 50 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चंस करते हैं। तो आज इसका लेक्चर 6 है, और आने वाले लगभग 30 दिन तक, जब तक एमपीपीएससी नहीं हो रहा है, तब तक हम 4000 एमसीक्यूज इसी तरह से ही करेंगे, ठीक है। 1 घंटे में मैक्सिमम ये क्लास खत्म हो जाती है, और 100 क्वेश्चंस मैं आपके करा देता हूं। आने वाले टाइम में जब एग्जाम पास में होगा तो हम इसमें 150 से 200 क्वेश्चंस लेकर आएंगे, इसी तरह स्पीड में करेंगे, ओके। तो न्यूयॉर्क इसका आंसर था। नेक्स्ट बताइए, राष्ट्रीय मार्ग NH3 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? NH3 है, वो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा, बताइए दोस्त। बांधवगढ़, माधव, पेंच या फिर कान्हा केसरी? और इस क्लास की पीडीएफ भी डेली मिलती है, ये भी बता दूं आपको, केवल पढ़ाता नहीं हूं, पीडीएफ भी डेली बेसिस पे देता हूं। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पे। वहां पे मैंने अभी पूरे के पूरे कम से कम 4-5 हजार एमसीक्यूज टॉपिक वाइज पीडीएफ डाल रखी हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एमपीपीएससी के नोट्स भी डाल दिए 6 यूनिट्स के, प्रिंट वाला नोट्स के नाम से आपको मिलेंगे, तो प्लीज उनको भी जाके ले लेना। यूनिट 1, 2, 3, 6, 7 और 10, ये पूरी यूनिट्स के पीडीएफ डाल दिए हैं, फ्री हैं सभी के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्त जाकर, और जितना शेयर कर सकते हो हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल को शेयर करो। तो इसका आंसर दोस्त बी, माधव। नेक्स्ट बताएं 57, मध्य प्रदेश में प्रभावित होने वाली ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, बताइए। रुचि जी, नेहा जी, नेहा वाधवानी जी, अंकिता, महिमा, शिव, राधा, रिंकी, कुंती जी, शिव दुबे जी, क्या है इसका आंसर? ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्त इसका आंसर है 724 किलोमीटर आपको ताप्ती नदी की लंबाई मिलेगी। नेक्स्ट बताएं, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में जो आपको भारत भवन दिखता है, इसकी स्थापना हमने कब की थी? 1980 में, 82 में, 83 में या फिर 84 में? नमस्ते, गुड इवनिंग सभी के लिए। दोस्तों आई वांट कि इस क्लास में हम 1000 से भी ज्यादा लोग बैठे, 1K प्लस चाहिए मुझे इस क्लास में, ठीक है। प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्त, बहुत मेहनत लगती है आपको इन सेशंस को बनाने में। तो 1982 में दोस्त भारत भवन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बताइए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अगर आप लोग एक एक जन को भी शेयर करोगे तो आज हम 400 हैं, कल हम 800 होंगे, बस दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। बताइए दोस्त, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर है दोस्त इसका, ठीक है, हम सभी जानते हैं कपास, ठीक है, सिंदन जिसको भी बोला जाता था, इसके उत्पादन में सबसे आगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या मिलेगा आपको? हड़प्पा, सिंधु घाटी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, हड़प्पा सभ्यता, इनका सबसे उपयुक्त नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, सिंध का नकलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को कहा जाता है? सिंध का नकलिस्तान या फिर जिसको हम बोलते हैं बाग, वो किस स्थान को, किस शहर को कहते हैं? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगा?
सो माय डियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोहनजोदाड़ो। राख का टीला भी इसको कहा जाता है, मृतकों का टीला, ठीक है। माउंट्स ऑफ डेड्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, सिंधी भाषा का शब्द है बेसिकली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी लोगों को क्या कहा जाता था? जो वेद विरोधी होते थे या ब्राह्मण विरोध धार्मिक अध्यापक होते थे, उन लोगों को क्या कहते थे? यज्ञमान, श्रमण, अर्धवन या श्रेष्ठिन? तो यार इसका आंसर है बी, श्रमण, ठीक है। श्रेष्ठिन तो यहाँ पे व्यापारियों को लोगों को कहा जाता था, श्रेष्ठिन इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो आंसर है श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जितने भी जो वेद लिखे गए थे उनका सही क्रम क्या है? क्या पहले वेद लिखे गए थे या ब्राह्मण ग्रंथ या फिर उस वेद उपवेद या वेद फिर वेद या आरण्य? आपको सभी लोगों को याद होगा, मैंने कितने अच्छे तरह से आपको बताया था कि सबसे पहले वेदों की रचना हुई थी। इन वेदों को समझने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। फिर दोस्त आरण्यक, आरण्यक वो ग्रंथ होते थे जो जिनकी रचना जंगल में रह के की जाती थी। तो हमने उम्र यहाँ पे 4 भागों में बांटा है। तो जब इंसान अपने चौथे तीसरे पड़ाव में होता था, मतलब 50 से 75 साल की जो उम्र होती थी, तो उस साल में उस उम्र में ये जितने भी जो लोग होते थे वो वनों में जाते थे, ठीक है। तुलसी हो गया, धतूरा हो गया, खा के टेस्ट करते थे कि कौन सी हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, उसको लिखते थे। ये 25 साल जब वन में रह के, जब 75 से 100 साल की जो उम्र होती थी इनकी, तो जब ये शहरों में आते थे तो जो इन्होंने अनुभव किया है, ठीक है, आरण्यक मतलब कि जंगलों में, तो वो बताते थे अपने शिष्यों को। तो वो शिष्य पास में बैठ के वो सारी चीजों को लिखते थे, तो वो कहलाते थे उपनिषद। उप मतलब पास में बैठना, टू सिट नियर, ठीक है। तो आरण्यक के बाद आएगा उपनिषद, क्योंकि ये व्याख्यान किया जाता था जंगल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, विधि निर्माता मनु कौन थे? विधि निर्माता मनु जो थे वो कौन थे? अब सॉरी यार, क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये तो मैंने ही आंसर बता दिया। विधि के निर्माता मनु ही थे। सॉरी फॉर दिस, ठीक है, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बता दो। अच्छा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था? आई नो इसका भी आंसर काफी सारे लोग गलत करने वाले हैं डेफिनेटली, बट स्टिल जो मैंने पढ़ाया होगा उसका हर कोई आंसर सही करेगा दोस्त। थैंक यू सो मच मोहित जी। तो दोस्तों पहला आक्रमण जो किया था ईरानियों ने। अब कुछ लोग बोले कि सर आप गलत बता रहे हो, सर पहला आक्रमण हुआ था यूनानियों का, सिकंदर ने किया था। तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन आपको बता दूं, पहला आक्रमण ईरानियों ने किया था। भूल गए? 550 ईसा पूर्व साइरस, ठीक है, सिंध से भगाया गया था उसको, 12-13 लोग बचे थे। फिर साइरस का ही नाती था डेरियस, है ना, जिसका सिकंदर के साथ युद्ध हुआ था। तो पहला आक्रमणकारी कौन हुआ? ईरानी हुआ ना, साइरस हुआ। ओके, बाद में आए थे ये यूनानी। नेक्स्ट 66 बताइए, हेडेप्टिस या जिसको बोलते हैं वितस्ता का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा था? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, विनस्ता लिख गया, ये वितस्ता का युद्ध है, इसको हेडाप्स की वॉर भी कहा जाता है। अब मत भूलिएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो साइरस ही टिक करिएगा दोस्त। ओके, तो ये दोस्त युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। तो दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ था, एक थे सिकंदर और दूसरे थे पोरस। बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी दोस्त, है ना, झेलम नदी पे हुई थी आई गेस ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में पोरस जीतता, पर आम्बी जो थे हमारे भारत के पहले गद्दार कहा जाता है जिनको, कुछ लोग जयचंद्र को मानते हैं, तो जयचंद्र नहीं है दोस्त, आम्बी है। उन्होंने क्या करा था, सिकंदर को जाके बता दिया था कि तुम इस नदी के पीछे वाले हिस्से से आओगे तो पोरस को युद्ध में हरा सकते हो। तो ऐसा ही किया सिकंदर ने, रात में सेना भेज दी और वो पोरस के खेमे में जाके चली गई। फिर इस तरह से दोस्त, है ना, सिकंदर युद्ध जीत जाते हैं। तो इसका आंसर दोस्त मगध की पहली राजधानी गिरिराज या राजगृह थी। नेक्स्ट बताएं, त्रिपिटक धर्म किससे संबंधित है? 3 पिटक होते हैं, हम सभी जानते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। इन तीनों पिटकों में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों पिटक हैं किससे संबंधित हैं? तो डियर इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। 3 रत्न भी कहा जाता है इनको। जैन धर्म में भी होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। नेक्स्ट बताइए, किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये शायद क्वेश्चन एमपीपीएससी में 2012 या 13 में आपसे पूछा गया है। कौन थे जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए डियर। देवपाल थे, धर्मपाल थे, महिपाल थे या फिर, तो इसका आंसर ही आ गया दोस्त, ठीक है, धर्मपाल थे जिन्होंने सबसे पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट बताइए,
महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? हम सभी जानते हैं बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी, पर बिहार में भी कौन सी जगह पर हुई थी? कुशीनारा, पावापुरी, कपिलवस्तु या कुंडग्राम में? तो माय डियर इसका जो आंसर है वो है कुशीनारा। ठीक है, बिहार कुशीनारा में इनकी मृत्यु, सॉरी कुशीनारा में तो बौद्ध जी की हुई थी, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी बिहार में। कुशीनारा में बौद्ध जी की हुई थी और महावीर स्वामी की कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी हमारी पावापुरी में। याद रखिएगा पावापुरी बी आंसर है और बौद्ध जी का क्या है? कुशीनारा है। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन किया गया था। कौन सा दोस्त ऐसा मिशन आया था जिसने, ठीक है, हमारे संविधान सभा का गठन करवा दिया था? क्या एक्ट था वो 1935 का, कैबिनेट मिशन था, रेगुलेटिंग एक्ट था या पिट्स इंडिया एक्ट था? बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आई नो हर कोई इसका आंसर कर सकता है, बताइए माय डियर। तो दोस्तों इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था, उसी के कारण तो संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले जितने भी मिशन आए थे, ठीक है, चाहे विविल की योजना हो, क्रिप्स मिशन हो, ठीक है, तो उन सभी ने दोस्त यहाँ पे किसी ने भी संविधान सभा के गठन की बात नहीं की थी। नेक्स्ट बताइए, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? जब संविधान सभा के लिए हमारी अंतरिम सरकार को दोस्त यहाँ पे चुन लिया गया, सरकार भी बन गई, ठीक है, जब तक गठन नहीं होगा संविधान का वो सरकार काम करेगी, तो संविधान सभा में ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा था? अहमदाबाद, बंगाल, हैदराबाद या मद्रास? तो दोस्तों इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में से किसी भी प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे संविधान सभा के लिए नहीं गया था। नेक्स्ट बताइए, भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन से व्यक्ति थे जिनको हम यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार के तौर पर, ठीक है, पदस्थ किया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी, BN राव, अंबेडकर जी या सच्चिदानंद सिन्हा? इसका आंसर है BN राव। BN राव के लिए यहाँ पे संविधान सभा के, ठीक है, यहाँ पे गठन उनका संवैधानिक सलाहकार गठित किया गया था। सच्चिदानंद के लिए अस्थायी तौर पर 9 दिसंबर को अपॉइंट किया गया था, फिर स्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए यहाँ पे बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें बेसिकली कितने राज्यों का गठन, कितने राज्यों का हमने उल्लेख किया था? 11, 12, 13, 14? फिर इतने राज्यों को हमने, है ना, पार्ट्स में बना दिया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। याद होगा मैंने अपनी क्लास में आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों इसका आंसर है 14। तो जब संविधान सभा हमारी बनी थी उस समय 14 राज्यों का दोस्त यहाँ पे उल्लेख किया गया था। कितने राज्य थे? 14, 14। दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये क्लास डेली 10 बजे होती है, ठीक है, और MPPSC तक इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस डेली पूछता हूं। आज इसका लेक्चर 6 है और लगभग मैं इसके ज्यादा नहीं तो 30 सेशंस करवाऊंगा और आने वाले कुछ टाइम पे मैं इसके क्वेश्चंस भी बढ़ा दूंगा, सो डेट आपके लगभग ज्यादा नहीं 5000 क्वेश्चन इसके माध्यम से, FLT के माध्यम से हो जाएंगे। तो दोस्तों 1-1.25 घंटे की क्लास होगी और आपके 100+ क्वेश्चन है। अभी तो 100 करा रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए दोस्त, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो मैग्ना कार्टा लिख गया है ना, मैग्ना कार्टा होता है। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं भारत का? कौन सा भाग है भारतीय संविधान का? भाग 4, 8, 3 या 5? तो डियर इसका आंसर है, ठीक है, भाग 3, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से डील करता है। भाग 3 जो कि 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर में नागरिकता है, तीसरे नंबर में हमारा ये, तो इसी को दोस्त हमारे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बताएं, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहां किया गया? आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हैं, उनमें अलग अलग चीजें यहाँ पे भी दी गई हैं। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस पार्ट में किया गया और उस पार्ट के भी कौन से अध्याय में किया गया? बताइए दोस्तों। सुबाइडियो इसका आंसर है पार्ट 5। पार्ट 5 में आपने देखा है राष्ट्रपति जी के बारे में दिया है पहले, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के बारे में दिया गया है, फिर मंत्रिमंडल के बारे में दिया गया है, फिर उसके बाद आती है हमारी संघीय न्यायपालिका। तो ये आपका पार्ट 4 का कौन सा नंबर का अध्याय आ रहा है? चौथे नंबर का। तो आपको क्लियर हुआ, पहले राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, फिर मंत्रिपरिषद, बिल्स वगैरह के बारे में, और फिर आती है हमारी संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद आई गैस 123 के बाद ये चालू होता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट बताएं, दिल्ली को राजधानी पूर्णता का दर्जा कब मिला था? अगर आपको पता है दोस्तों बताइए। संविधान संशोधन के साथ साथ कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत दिल्ली को, है ना, राजधानी का दर्जा दे दिया गया था? दिल्ली 1911 में हमारी राजधानी बनी थी, ठीक है, कलकत्ता से शिफ्ट करा गया था,
जब जॉर्ज पंचम हमारे भारत में आए हुए थे, दरबार लगा हुआ था, तो जो 69th अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत दोस्त दिल्ली को यहाँ पे राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, डेट यहाँ पे गलत लिखी हुई है, 13 फरवरी 1931, 69th अमेंडमेंट के दे दिया, डेट नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट, आपातकालीन संबंध का उपबंध कहां से लिया गया, बताइए। आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स हमने कहां से लिए? आपातकालीन उपबंध, सो दोस्तों इसका आंसर है हमारा जर्मनी। ठीक है, यहां से आपातकालीन उपबंध लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी, बताइए दोस्त। पानीपत की पहली लड़ाई तो आप सभी लोगों को याद है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, 1526 में। तीसरी लड़ाई भी हम जानते हैं पानीपत की, जो मराठाओं के द्वारा और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 1761 में लड़ी गई थी। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 1556 में। ठीक है, आखिरी हिंदू राजा जो गद्दी पर बैठा था वो था हेमू, या जिसको हम हेमू विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये लड़ाई अकबर ने नहीं लड़ी थी। ठीक है, हम कहते जरूर है अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इसमें भी दोस्त अकबर के जो सेनापति रहे थे बैरम का, ठीक है, और दूसरे उनके द्वारा दोस्त यहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर तो बहुत छोटे थे इस समय, 14 साल 15 साल के आसपास हुए थे। अकबर का जन्म अक्टूबर में 1542 में हुआ था, तो 1556 में ये लड़ाई हुई थी। उस समय अकबर की उम्र मात्र 14 या 15 साल थी। ठीक है, तो अकबर के सेनापति ने हेमू से लड़ी थी। नेक्स्ट बताइए, विजयनगर स्थित है, कौन सी नदी है जिसके किनारे विजयनगर आपको मिलेगा? विजयनगर, जिसका गठन मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1335 या 37 के आसपास जिसका गठन हुआ था, जिसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने। ठीक है, तो ये आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आपको मिलेगा। बड़ा सुंदर है। हम्पी जो आपने देखा है बेंगलोर में बने हुए, बहुत अच्छे हैं दोस्तों, तो कभी जाके देखिएगा हम्पी। इनके खंडर वगैरह मिलेंगे, इनके अवशेष। दुनिया का सबसे सुंदर और व्यवस्थित शहर जो था वो विजयनगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु नानक का जन्म जो कि 1469 में हुआ था। ठीक है, 1469 में। कहते हैं गुरु नानक के द्वारा ही 1469 में हुआ था। और जो पानीपत का लड़ाई हुई थी ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके ये प्रत्यक्षदर्शी रहे। इन्होंने अपनी आंखों से उस लड़ाई को देखा था। ठीक है, तो इनकी जो जीवनी लिखी गई थी वो अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई थी। अर्जुन देव ने इनकी जीवनी लिखी हुई थी। सिखों में 10 गुरु चलते हैं। ओके, 10 गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट, पुरी स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर को बनवाया था। जगन्नाथ जी के मंदिर को भी दोस्त, ठीक है, तोड़ दिया गया था। इनकी मूर्ति को दोस्त यहाँ पे फेंक भी दिया गया है। ओरिजिनल मूर्ति नहीं है दोस्त जो अभी हमें मिलती है जगन्नाथ जी की। तो ये जो मंदिर था किसने बनवाया था? गंगों ने, चोलों ने, चंदेलों ने, पल्लवों ने। हाँ जी, बताइए माय डियर, क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, वो है हमारा गंग शासकों के द्वारा। तो गंग शासकों के द्वारा, ठीक है, जगन्नाथ में पुरी जी का मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, हाथी गुम्फा मंदिर स्थित है, कहां पर आपको हाथी गुम्फा का मंदिर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक है, केरल में, या फिर उड़ीसा में? हाथी गुम्फा का मंदिर कहां पर है, बताइए दोस्तों। सुनियो, इसका जो आंसर है वो है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में आपको हाथी गुम्फा का मंदिर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी जी ने कुछ अपनी मांगे रखी थी, लगभग 11 ऐसी मांगे थी, ठीक है, जिनको इरविन ने शुरुआत में मानने से मना कर दिया था। फिर गांधी जी ने दोस्त अगेन यहाँ पे आंदोलन शुरू किया। तो गांधी जी के आंदोलन से फिर हर कोई डरता था, इरविन भी डर गए। फिर उन्होंने दोस्त यहाँ पे उनकी मांगे मान ली थी। तो कुछ उनकी इस प्रकार से मांगी थी, जैसे कि इस आंदोलन में जितने लोगों ने भाग लिया है या अपनी नौकरियां छोड़ी हैं, ठीक है, उनकी नौकरियां वापस दो, जितना पैसा खर्च हुआ है वो हर जाने यहाँ पे वापस करो। तो इस प्रकार से कुछ 11 सूत्री इनकी मांगे रही हैं, तो इसको मान लिया गया था। ठीक है, और इसी समय हमारे जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे वो भी हो रहे थे 1930, 31 और 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया था? हमारे मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। भारत में सबसे पहले कहां लगाया था? मध्य प्रदेश में 1977, 1980 और 1992 3 बार शासन लगा हुआ है। और आएगा सुंदरलाल पटवा जी के समय पे 2 बार लगा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश का था। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, कौन होता है प्रथम विधि अधिकारी? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में
अभी कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, अरविंद बोबड़े जी भी और उनके साथ साथ भारत के लगभग 5 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों ने शिरकत की है हमारे मध्य प्रदेश में। तो राष्ट्रपति जी भी आए हुए हैं। जब आप लोग डीएसपी बन जाएंगे ना तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा गेस्चर मिलता है, टोपी वगैरह लगाकर आप राष्ट्रपति जी का सम्मान करने जाएंगे, एक अपने आप में बहुत बड़ा ओहदा होता है दोस्तों, ठीक है, उनकी ड्यूटी में जाना और उनके साथ फोटो खिंच जाना। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, महान्यायवादी। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन थे हमारे? न्यायवादी थे नहीं, होते हैं, न्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट, पाक अधिकृत कश्मीर में कितने जिले हैं? पीओके में। अगर हम यहाँ पे यूएन में नहीं गए होते तो पीओके तो नहीं होता दोस्त, ठीक है, हम लाहौर तक का हिस्सा भी अपने अंदर खींच कर ले आते। तो ये हमारी गलती रही है दोस्त, ठीक है, यूएन में हमें नहीं जाना था। कुछ कारण इनके क्या क्या थे वो हमने अपनी प्लस क्लास में डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों प्लीज इस क्लास में डेली आया करो। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं 100 क्वेश्चंस जितना जल्दी हो सकता है 1 घंटे के अंदर वो हम पूरे कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है 3। पाक अधिकृत कश्मीर में 3 जिले हुआ करते थे। नेक्स्ट, लोक सेवा हेतु ली कमीशन गठित किया था। ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1922, 23, 24 या 25? लोक सेवा के लिए ली कमीशन का गठन किया गया था 1922 में, 23 में, 24 में या 25 में? सुनिए इसका आंसर है 1923 में, ठीक है, बी इसका आंसर है, ठीक है। तो लोक सेवा हेतु क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लोक सेवा हेतु निम्न में से कौन सी कमीशन का गठन हुआ था? तो ली कमीशन का गठन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट बताएं, सुपर कैबिनेट क्या कहलाता है? वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, अब तो खत्म हो गया है, संसद या कोई नहीं? ऐसा हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है, निम्न में से किसको सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया गया था? ऐसे पूछ सकता है वो आपसे। तो दोस्तों सभी जानते हैं हम, ठीक है, सुपर कैबिनेट योजना प्लानिंग कमीशन को हम कहते हैं। नेक्स्ट बताइए, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 9, 10, 11, 13, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन करता है। तो दोस्तों बताइए हिमालय को कितने राज्य छूते हैं? अरुणा जी, रोशनी यादव जी, प्रिया, विनय, उमेश, श्रीकांत, गोविंद जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने क्लास को लाइक किया और शेयर किया। आज आप लोगों की बदौलत ही हम 400 पर आए हैं और जल्द हम इसको 1K क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है 10, ठीक है। हमारे भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय क्षेत्रों को छूते हैं, ठीक है, 9 राज्य तटीय क्षेत्र हो गए और 10 राज्य ऐसे हो गए जो किसको छूते हैं? हमारे हिमालय को छूते हैं, ठीक है। तो 10 राज्य हो गए और लगभग 14 ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं। तो इस आंकड़े को याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट बताएं, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हमारे भारत में लगभग 650 से 700 जिले होंगे आई गेस, एक बार देख लेना गूगल में, 700 जिले हैं। तो सबसे कम आबादी कौन से जिले की है? दोस्तों मैं हर किसी के कमेंट का आंसर करूंगा जब मेरे 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। पीडीएफ में डेली बेसिस पे देता हूं, डेली बेसिस पे। एक आध दिन छूट जाता है तो अगले दिन आपको तुरंत उसकी दोनों पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने 6 पीडीएफ अपलोड की हैं टेलीग्राम पे। आप लोगों को बता दूं, अगर पहली बार आप मेरी प्रोफाइल पे आए हो, पीएससी के लिए अगर आप परेशान हो रहे हो, पीएससी के नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए। मैंने पीएससी का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 10 6 पीडीएफ अपलोड कर दिए टेलीग्राम पे। प्रिंट वाला नोट्स उनका नाम है, प्रिंट वाला नोट्स यूनिट 1, यूनिट 2। कल यूनिट 5 अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और बहुत जल्द यूनिट 9 भी दे दूंगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 20 मार्च तक कोशिश है मेरी, पूरे 10 यूनिट आपको दे दूंगा। हिंदी के दे दिए, इंग्लिश वालों के भी अलग से बन रहा है, तो अभी 1 और 3 दे दिया है इंग्लिश वालों का, जल्द आपको बाकी के यूनिट्स भी मिल जाएंगे। तो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पे पहुंच के पीडीएफ प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट बताएं, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो किसको जोड़ता है? भारत और चीन को, भारत बांग्लादेश को, भारत एवं भूटान को, या भारत या नेपाल को? 3 बीघा कॉरिडोर किनको जोड़ता है इनमें से? तो दोस्तों इसका आंसर है, ठीक है, बी, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े राज्यों की कुल संख्या कितनी है? आई गेस मैंने इसका आपको आंसर 14 बताया था शायद। इसको भी एक बार वेरीफाई कर लूंगा इस क्वेश्चन को भी। तो इसका आंसर है दोस्त यहाँ पे 17, और आई गेस 17 ही सही है, 14 नहीं है, ठीक है। तो 17 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा हमारे भारत के अन्य देशों के साथ मिलती है, ठीक है, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से मिलती है? बताइए, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा। संध्या जी, नन्नी जी, क्या है इसका आंसर? भारत की सबसे छोटी सीमा किससे मिलती है? तो डियर इसका आंसर है अफगानिस्तान। जानते हैं लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास देखिए हमारी इससे सीमा मिलती है, पर जितनी भी जो सीमा मिलती है वो पीओके वाले हिस्से से मिलती है। ओके, डायरेक्ट नहीं मिलती है। नेक्स्ट, हेली धूमकेतु जो दिखाई दिया था, ठीक है, कुछ साल पहले, अब वो अगली बार कब दिखाई देगा? ये लगभग 86 साल में दिखाई देता है, और ये आई गेस दिखाया गया था 86 या 82 साल में दिखाई देता है, नहीं नहीं 62 या 64 साल में दिखाई देता है, और आखिरी बार 1986 के आसपास दिखाई दिया था। तो अब ये है ना 2062 में दिखाई देगा। ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। धूमकेतु अगली बार जो दिखाई देगा है ना, वो कब देगा? 2062 में। ठीक है, जरूर देखेंगे हम इसको। नेक्स्ट बताइए, अश्व अक्षांश संबंधित है, किससे संबंधित है हमारे अश्व अक्षांश? ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, किससे? बताइए दोस्तों। सो डियर इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है हमारा ए, 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 30 से 40 डिग्री जो भी हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां के जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको दोस्त हम यहाँ पे हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बताएं, एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? एशिया का मरीज कौन है दोस्त इसमें से? भारत, म्यांमार, भूटान या चीन? कौन है हमारा एशिया का मरीज? सो माय डियर इसका आपको जो आंसर मिलेगा एशिया का मरीज, वो मिलेगा आपको चीन। ठीक है, चीन को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? 76 साल में दिखता है ना? ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, और शायद ये 1986 या 87 में दिखा था ना आखिरी बार। डेली क्लास का टाइमिंग यही रहता है दोस्तों। ठीक है, डेली हम इसी समय पे ही क्लास करते हैं, डेली। ओके, तो माय डियर इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद पे ही दोस्त आपको, ठीक है, हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सांपों का देश किसे कहा जाता है? सांपों का देश हम किसे कहते हैं? बताइए बताइए, क्या ब्राजील है, क्यूबा है, अफ्रीका है, या फिर हमारा? तो दोस्तों आंसर आ ही गया है इसका, ब्राजील। तो सांपों का देश जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? ब्राजील को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन दोस्त, बताइए इसका आंसर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा दोस्त? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी लोगों को बता दूं कि ये क्लास डेली इसी टाइम पे होती है 10 बजे, और अभी बज रहे हैं दोस्त 11:05। 5 मिनट लेट भी क्लास शुरू हुई थी। 1 घंटे में हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, 1 घंटे में। ठीक है, और ये डेली ही करते हैं हम इसी तरह से। ठीक है, तो आप इस क्लास में आ सकते हो डेली, और आना ही है, जितना ज्यादा शेयर करना है। आप अगर मेरी क्लास में पहली बार आए हो तो आपको बता दूं, पूरा पीएससी प्री पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पूरा यूनिट 1 से लेके आगे के जितनी भी यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करा रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इतना कम टाइम में आप कैसे कवर करा रहे हो? तो मेरे भाई और मेरी बहन, मैंने आपके लिए यूनिट 1, 2, 3 और 5 कंप्लीट करा दिया है। यूनिट 5 की केवल 2 क्लासेस बची हैं। अब आने वाले टाइम पे 1, 2, 3 पूरा पढ़ा दिया है और 5 भी पढ़ा दिया है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको 7 यूनिट्स की पीडीएफ भी दे दी है। अब आने वाले टाइम पे मैं आगे आपका क्या करने वाला हूं, कुछ यूनिट 4, 6 और 10 ये शुरू करने वाला हूं। तो 25 मार्च तक मेरे ये सारे के सारे सेशंस वाइंड अप हो जाएंगे, और 31 मार्च तक लगभग आपको 8 यूनिट तक मैं पढ़ा दूंगा। यूनिट पूरे कंप्लीट करवाने से ही कुछ नहीं होता, मैं आपको 10,000 एमसीक्यूज भी करवाना है। तो ये देखिए दोस्त, कितने एमसीक्यूज मैंने आपको अभी तक करवा दिए। पढ़ाने से क्या होगा दोस्त? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपका क्लैरिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना। तो ये देखो, सीरीज वाइज एमसीक्यूज कराता हूं, हर यूनिट के 1,000 एमसीक्यूज करा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कैसा? देखिए जैसे यूनिट 5, अब यूनिट 5 में इतने सारे टॉपिक्स आपके आते हैं, तो देखो मैंने कितने सारे इसके टेस्ट ले रहा हूं, 19 टेस्ट, 18 से 19 टेस्ट कर रहा हूं। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1000 क्वेश्चन हो गए। जैसे कल है 8 तारीख, 8 तारीख का आपका टॉपिक क्या है? प्रमुख उद्योग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 8, 9, 10 तक सेम टॉपिक चलेगा, फिर ये। तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज हर एक टॉपिक को मैं आपका कंप्लीट करवाता जा रहा हूं। तो ये यूनिट 5 हो गया। अभी तक हमने कितने यूनिट्स पढ़ लिए हैं? तो ये देखो यूनिट 1 के 1100 एमसीक्यूज हो चुके हैं। यूनिट 2 की क्लासेस चल रही हैं,
ठीक है। तो ये देखो 500 एमसीक्यूज इसके हो चुके हैं, ठीक है। केवल एंशियंट हिस्ट्री के हुए, मिडाइवल और मॉडर्न के बचे हुए हैं अभी। तो हमेशा पूरे के पूरे एमसीक्यूज करवाने का मैंने आपसे सोचा है कि 11 अप्रैल के पहले तक आपको लगभग 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज करवा दूंगा। तो ये क्लासेस होती हैं सुबह 10:30 बजे, ये वाली क्लास है दोस्त। कल का टॉपिक है आपका 8 तारीख प्रमुख उद्योग, सुबह 7 बजे। कल लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, पूर्व मध्यकाल आपको पढ़कर आना है, ये लास्ट है। क्योंकि फिर इस क्लास के बाद इस 7 बजे सुबह हम पढ़ेंगे यूनिट 5 की बची हुई 2 यूनिट्स जो हमें कंप्लीट करनी है, बजट वाला हिस्सा। और फिर हम शुरू कर देंगे यूनिट 4, 6 और 10। एमसीक्यूज का टाइम थोड़ा सा दूसरा कर देंगे, ठीक है। स्पेशल पे करेंगे अब हम एमसीक्यूज का सेशन, यूट्यूब पर पढ़ेंगे हम केवल क्लासेस। तो आपको इन सारी की सारी चीजों को ज्वाइन करना है। तो स्पेशल क्लासेस आप मेरी देख सकते हो प्लस के एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। आपसे वो मांगेगा कोड, तो कोड डालना है आपको ADYT, तुरंत आप एप्लीकेशन आपकी अनलॉक हो जाएगी। फ्री वीडियोस जितने मन करे उतने देखो, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन में भी सेम कोड ही यूज करो, 1 साल या 2 साल का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन यही चूज किया करो दोस्त, 1 साल या 2 साल यही बेटर होते हैं, क्योंकि MPPSC बहुत अनसर्टेन होता है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। जल्दी जल्दी बताइए आप लोगों के क्या कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई मुझसे कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो, बताइए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी भी तरह का, PDF में अभी ग्रुप पर भेज दूंगा। लेट्स क्रैक MP एग्जाम, डेली बेसिस पे PDFs होती है, मैं डेली बताता हूँ। महिमा पटेल जी ने लिखा हुआ है, प्लीज आप देख लीजिए। लेट्स क्रैक MP एग्जाम। टेलीग्राम नहीं मिल रहा है दोस्तों, सेम आप यूट्यूब चैनल तो देख रहे हो ना, इसी नेम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। PDF हाँ भेजता हूँ ना ज्ञान जी, आप पहुंचो तो एक बार वहां पे दोस्त, ठीक है। आप वहां पहुंचिए तो चैनल पर आपको मिल जाएंगी प्रिंट वाला PDF के नेम से, आप सर्च तो करिए दोस्त। ओके, किसी का कोई और डाउट? हाँ विनोद, MPPSC में GS आता है, GS का आप मेरे थ्रू पूरा का पूरा पोर्शन आप कवर कर सकते हो, ठीक है। GS में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करोगे तो GS आपका MPPSC नहीं, सब इंस्पेक्टर तक का भी कवर हो जाएगा। ओके, हाँ चलिए। तो दोस्तों सुबह मुलाकात होगी हमारी 7 बजे, कल लास्ट वाला टॉपिक रहेगा, इसका खत्म करेंगे, फिर हम यहाँ पे अपने यूनिट 5 शुरू करेंगे, ठीक है। प्लीज कोई टेलीग्राम की लिंक भेज दें, सलीम जी बहुत परेशान हो रहे हैं, 1-2 बार और भी परेशान हुए हैं, ठीक है। प्लीज आप लिंक शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। सलीम जी के साथ साथ कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, शानू जी, नेहा वाधवानी जी, आशीष, ठीक है, नेहा जी, कोई सेंड कर दें लिंक सो डेट सभी लोग परेशान ना हो। ओके, फ्री वीडियोस के लिए आशीष आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी अनअकैडमी की, और मेरे कोड से आप अनलॉक कर सकते हो। तो मेरा कोड आप लगाओगे ADYT, तो एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। और उसमें बहुत सारे फ्री वीडियोस भी हैं कोर्सेज के, आप उनको भी देख सकते हो। हाँ थैंक यू सो मच, हर्षित जी ने लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। तो कल सुबह मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना, अपने परिवार का, माँ बाप का स्पेशली रखना है, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। कल मिलते हैं सुबह 7 बजे। बाय बाय एवरीवन।